मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने बानगांव लोहाघाट में मल्लिकार्जुन स्कूल के अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा मिले। हम सभी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसका समग्र दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी के मन में, शरीर में, हृदय और आत्मा के विकास में समान रूप से ध्यान देता था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली की अद्वितीय और उसको प्रभावशाली बनाती। कालांतर में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम सब स्मरण करेंगे कि कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद इस अनोखी जो शिक्षण प्रणाली का महत्व है वो धीरे धीरे कम होता गया, उसमें न्यूनता आती गई और शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का माध्यम बनकर रह गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समग्र दृष्टिकोण को फिर से प्राथमिकता देकर प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसी गौरव को पुनर्स्थापित करने में लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये केवल एक ईंट पत्थर से निर्मित एक केवल आधारभूत संरचना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का आधार है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित रूप से ये सब हमारे भविष्य हैं और इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, अनेक क्षेत्रों को, कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा और जिन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पूरे संस्कारों में मल्लिकार्जुन विश्वविद्यालय के द्वारा जो संस्कार इनमें रोपित किए जाएंगे वो उनके संपूर्ण जीवन भर काम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस नए विद्यालय का आज लोकार्पण हुआ है, जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में और भी तेज गति से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार की गुणवत्ता है, उस पर बहुत ही अत्यधिक निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने देखा होगा लंबे समय से हमारे देश के अंदर एक नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और इस नई शिक्षा नीति को लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही दावेदारी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने लक्सर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं को आवेदन देकर टिकट मांगा है। लक्सर स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान शिवम कश्यप ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने बताया वो लंबे समय से बीजेपी में रहकर पार्टी की रीति और नीति को आगे बढ़ाते जा रहे थे। पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते लगातार जनसेवा के कार्य में लगे उन्हें मौका देती है तो निश्चित रूप से वो निकाय चुनाव जीतकर लक्सर का चहुमुखी विकास करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। सबसे पहले तो मैं आज जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। और दूसरा, जैसे कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव सिर पे आ गए हैं तो उसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं नगर पालिका नगर निगमों में, तो मैं भी एक दावेदार हूँ। मैंने भी पार्टी के काम किया है और अपनी दावेदारी प्रस्तुत बड़े नेताओं को प्रस्तुत की है।
टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता का है, देना ना देना पार्टी के नेताओं का अधिकार है। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर में विकास करने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में छाए हुए हैं। एक नाम तो उनका मोदी जी आई जो मैं देश के लिए देव तुल्य हैं और दिव्य शक्ति भी हैं। और उसी साथ साथ में जितनी भी जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब उन्हीं के अस्तम हैं, नरेंद्र मोदी जी के। और मैं भी जीवन जात से भाजपा का संघ का लगा हुआ हूँ। और चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जिसे पार्टी टिकट देगी उसके साथ है कमल का निशान। कैंडिडेट कोई नहीं, कमल का निशान है हमारा। कमल का निशान कभी ना भूल। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव होने चाहिए, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में किसी भी तरह की कोई बाधा पैदा ही ना हो। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां वो राज्य में निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीएल संतोष देर शाम पार्टी की बैठक में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान निकाय चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया, राज्य में निकाय चुनावों की तैयारी के सिलसिले में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही निकायों में पर्यवेक्षकों की तैनाती भी करने वाली है और जो संगठन को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही प्रत्याशी चयन के काम को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इंतजार है कि कितना रिजर्वेशन देना है, कितना नहीं, उस बात का वेट किया जा रहा है। जैसे ही वो तस्वीर साफ होगी, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी तेजी के साथ आगे बढ़ा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का दौरा 6 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित है और दोपहर में बीएल संतोष जी देहरादून पहुंच करके 2-3 बैठकें अभी संगठन की प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी के सभी जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निकाय के लिए जो नगर निगमों के प्रभारी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनकी पहली बैठक होगी। और इसके बाद अलग अलग स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में संतोष जी बैठक करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी भी कल देहरादून में पार्टी की बैठकों में उपस्थित रहेंगी। प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिससे अब स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। इस दौरान डीजी शिक्षा झरना कमठान भी वहां पर मौजूद रही। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश का सभी डाइट संस्थाओं को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा, इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी, हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। इसमें जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह। और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी, क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग यहीं होते हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और
लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे अब पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7,000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं। उत्तराखंड में कई संस्कृतियों के रंग देखने को मिलते हैं। अब तक आप गढ़वाली कुमायूनी भाषा में फिल्म देख चुके होंगे, लेकिन अब आप जौनसारी भाषा में भी फिल्म मेरे गांव की बाट देखिए। उत्तराखंड के जौनसार बावर के रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, लोक संस्कृति पर आधारित ये फिल्म मेरे गांव की बाट का विमोचन किया। फिल्म देहरादून के सेंट्रल मॉल में दर्शकों के लिए शुरू की गई। फिल्म खत्म होने के बाद सूचना डायरेक्टर KS चौहान से हमारे संवाददाता हरीश खरेड़ा ने की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए जरा। फिल्मों का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर मौजूद हैं KS चौहान जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की फिल्म लॉन्च हुई है और मेरे गांव का बाटा, इसमें क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा दर्शकों को। जी स्वागत है। ये मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारी जौनसार बाबर की भाषा में पहली मूवी मेरे गाँव की बाट रिलीज हुई है। आप देख रहे हैं अभी थिएटर से जब सारे बाहर निकले किस प्रकार की जो वहाँ की पब्लिक है, कैसे उनके अंदर खुशी है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी एक जौनसार बाबर की भाषा के लिए मील का पत्थर साबित होगी और हमने कोशिश की है कि नारी शक्ति क्या होती है और रोजगार कैसे सृजित वहाँ हो सकते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो अपने समाज से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिसको आप बोल सकते हैं कि संपूर्ण जौनसारियत को इस मूवी में हमने दिखाया है। तो पलायन को लेकर के कई बार फिल्में बनी है, इस फिल्म में क्या कुछ विशेष है? इस भूमि में एक बड़ा मैसेज था कि जो दो भाई होते हैं उसमें जो एक भाई गाँव में रहता है, नौकरी वाला भाई उसको बोलता है कि आप गाँव में क्यों रह रहे हो। वो एक मैसेज देता है कि मैं गांव में बागवानी का काम कर रहा हूं और जितनी अर्न तुमको नौकरी में नहीं हो रही उससे ज्यादा अर्न मेरे को गांव में फल से हो रही है। वो बड़ा मैसेज है। वो कहता है कि जो जमीन है जमीन दादा परदादा की है और सेब के पेड़ ताऊ जी ने और चाचा ने लगाए, मैं तो केवल सेब उसके बेच रहा हूँ। यानी कुल मिला के जो एक जौनसार बाबर में जो पारिवारिक जीवन है उसको भी दर्शाया गया। सर संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति बहुत कुछ देखने को मिलती है जौनसार में। इस फिल्म में संस्कृति के साथ साथ किस तरह से इसे आसान बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो गढ़वाली और कुमाऊनी के साथ साथ जो हिंदी से जुड़े लोग हैं वो भी इस फिल्म को देख सकें। निश्चित रूप से जो इसका म्यूजिक है वो सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है और जो जौनसार बाबर का म्यूजिक है वो सबके रग रगों में बसा है, चाहे गढ़वाली हो कुमाऊं सबके समझ में आता है। और ये आप ये भी कह सकते हो कि इस मूवी में म्यूजिकल है। माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कहा जबकि वो गढ़वाली है कि मेरे को पूरी मूवी समझ में आई। वो बहुत तारीफ करके गए इस मूवी की कि ऐसा म्यूजिक मैंने भी किसी रीजनल मूवी में नहीं देखा है। क्या आने वाले समय में और इस तरह की फिल्में आई? निश्चित रूप से चूंकि आज ये पहला प्रयास सफल हुआ तो आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जिनका सीधे तौर पे कहना था कि फिल्म को लेकर के आगे भी इस तरह की सरलता देखने को मिलेगी और लगातार इस तरह की जो फिल्में हैं वो आगे भी बनती रहेंगी। जैसे होगी रोहित कुमार के साथ आरुष खरेड़ा, जनतन टीवी, देहरादून। मुरादाबाद रेल मंडल में करीब 10 सालों के बाद ट्रेड यूनियन के चुनाव हो रहे हैं। 5 यूनियंस में से 35% से ज्यादा वोट पाने वाली यूनियन को सरकार की तरफ से मान्यता दी जाएगी। चुनाव को लेकर ट्रेड यूनियन से जुड़े कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव करवाए जा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा रहे हैं और CCTV की सुरक्षा के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें, इस बार मुरादाबाद मंडल में 16,000 से ज्यादा कर्मचारी मुरादाबाद मंडल में ट्रेड यूनियंस का भविष्य तय करेंगे। इस वर्चस्व की लड़ाई में 12 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लिहाजा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। मेंस यूनियन जो जिसका संबंध AIRF से है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से, ये 1924 की यूनियन है और अंग्रेजों से जब देश मुल्क आज़ाद हुआ था उससे पहले की यूनियन है। ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इंडिपेंडेंट मजदूरों की यूनियन है जो प्योर मजदूरों के लिए काम करती है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, 1968 में 72 में 2-3 बार स्ट्राइक हुई और सक्सेसफुल स्ट्राइक हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी परेशान होगी तो उन्होंने कांग्रेस से संबंध एक यूनियन इंटक से एफिलिएशन लेके URME को खड़ा किया।
तो सरकार यूनियन इसलिए लाती है जिससे अपनी पॉलिसियों को आराम से इम्प्लीमेंट करें, और हम मजदूरों के खिलाफ होने वाली किसी पॉलिसी का विरोध करते हैं, क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं। मान्यता का चुनाव है, इसमें ना तो कोई महामंत्री, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना कोई नहीं चुना जाना है। इसमें केवल यूनियन चुनी जानी है कि नेगोशिएशन के लिए यूनियन कौन सी नेगोशिएशन करेगी। एक ही यूनियन को मान्यता प्राप्त होगी जो 35% प्लस वोट लेकर आएगी, और हमें उम्मीद है कि हम 50% से ऊपर वोट लेकर आ रहे हैं। बाकी सारी 4 यूनियन उसी नीचे रह जाएंगी, हम 50 प्लस अपनी वोट लेकर आएंगे। हमारी जो यूनियन है फिलहाल 5 यूनियनें मैदान में हैं, और पूरे मुरादाबाद मंडल में 16,456 वोट हैं, जिनमें 50% से ज़्यादा मतदान कल हो चुका है, और पूरे मुरादाबाद मंडल में 50% से ऊपर मतदान कल हो चुका था, और आज का मतदान है और कल का मतदान है। कल केवल रनिंग वालों के लिए मतदान रहेगा, गार्ड और ड्राइवर के लिए। डोईवाला से देहरादून वाया दूधरी बाईपास मार्ग सड़क चौड़ीकरण की मांग स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से पिछले काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, पहले भी जब सड़क चौड़ीकरण हुआ था तो सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किन्हीं कारणों से रुक गया था। इसी वजह से इस रोड पर हादसे भी होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। कई बार स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किए गए, लेकिन बावजूद इसके इस रोड का चौड़ीकरण अब तक नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और किसान सैनिक एकता मंच के किसान यूनियन के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर बैठक भी की। बैठक में सभी ने एक सुर में रोड चौड़ीकरण की मांग की। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण का मामला जल्द हल नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कर सड़कों को जाम किया जाएगा। दूधली क्षेत्र के सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि यहाँ दूधली में बैठक करी हम लोगों ने, और जिसमें पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारी भी रहे, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। और जो मांग है हमारी काफ़ी समय से, जो ये दूधली मार्ग है, देहरादून से डोईवाला को जोड़ता हुआ जो ये मार्ग है, आधे मार्ग तो कुछ समय पहले निर्माण किया गया था, मगर करीब 6 किलोमीटर जो सड़क है वो उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया। बहुत बार यहाँ के ग्रामीणों ने आंदोलन किया, सड़क पे जाम किया। कुछ समय पहले भी, करीब 15-20 दिन पहले भी जाम किया गया था, तो सबको आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा, मगर आज तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य विषय जो है दूधली डोईवाला जो मार्ग है, ये महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके चौड़ीकरण की जो मांग लंबे समय से चली आ रही है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी ये सड़क है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, उनकी वजह से इसमें विलम्ब हुआ है। कुछ बजट का जो प्रावधान था, वो जिस रूप में विभाग ने अपना एस्टीमेट बना करके दिया था, शायद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे, और उनको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगा है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का त्वरित गति से विकास भी हो रहा है, और ये देहरादून की महत्वपूर्ण सड़क है। निश्चित रूप से ये भी शीघ्र ही बनने जा रही है। ऐसा सर, ये मुख्यमंत्री घोषणा है, और ये जो मार्ग है चौड़ीकरण का, इसका एस्टीमेट जो है शासन को प्रेषित किया जा चुका है, और जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा हम तुरंत इसमें कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा मैं भी जो है उच्च अधिकारी को इसमें आज की मीटिंग के बारे में अवगत करा दूंगा, और जो भी समस्याएं हैं उनको अवगत कराते हुए इस पर आगे जो है आगे अपने स्तर से आगे भी कार्रवाई करें शासन, जिससे जल्दी से जल्दी ये स्वीकृत हो जाए। इस रोड की घोषणा 2014 में हुई थी, उसके बाद ये रोड पूरी नहीं हो पाई, और लगभग 6-6.5 किलोमीटर अभी भी ये इसका चौड़ीकरण का काम अभी शेष है। पिछले दिनों जब कई सारे एक्सीडेंट हो गए थे, कई लोगों ने अपनी जान दी, तो लोग आक्रोशित थे, प्रदर्शन किया और चक्का जाम हुआ। उस चक्का जाम में तहसीलदार साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने माननीय मुख्यमंत्री से फ़ोन पे उस समय बात करी, और ये आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया था कि 15 दिन में हम आपकी रोड का काम शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ पे आज से 1.5 साल पहले ये छोड़ के गए थे, आज भी ये वहीं है। तो मजबूरन अब ये स्थिति हो रही है कि जब 10 काम माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक से मांग रहे हैं, क्या कारण है? क्या ये काम दूधली मोथरावाला मार्ग का जो काम जरूरी नहीं है? पूरा प्रदेश इस रोड को इस्तेमाल करता है। वहीं मसूरी निर्मला इंटर कॉलेज के 73वें वार्षिक उत्सव के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं की तरफ से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
जिसे वहां मौजूद दर्शकों ने जमकर सराहा। साल भर के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर 10वीं और 12वीं में जो बच्चे छात्र छात्राएं अच्छे अंक लाए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो निर्मला स्कूल के सभी जितने भी हमारे टीचर्स हैं, यहाँ के ब्रदर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको बधाई दे रहा हूँ कि 72वां वार्षिक उत्सव आज उन्होंने धूमधाम से मनाया। मैं इस कार्यक्रम में आया था। बच्चों ने बहुत आकर्षित यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं और इस स्कूल में बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा भी दी जा रही है। गरीब बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी जो डिमांड रहती है हम उसको पूरा कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में हमने काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और आप देख रहे होंगे कि अब हम टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गए हैं शिक्षा में। और हमको लगता है कि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन भी देते हैं, जो टीचर अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारा पूरा फोकस जो है शिक्षा पर। विकासनगर क्षेत्र में एसपी देहात का चार्ज संभालते ही पहली बार रेनू लोहानी ने सभी थाना चौकियों समेत कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की। क्राइम के ग्राफ के बारे में चर्चा की गई, कैसे उसमें कमी लाई जा सकती है, इस पर विचार विमर्श हुआ। एसपी देहात रेनू लोहानी के मुताबिक मुख्यमंत्री के खास दिशा निर्देश के बाद अब नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस बड़े और कड़े कदम उठाने वाली है। पहली बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही हैं वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम लोग आगे काम करेंगे। नशे के लेके तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही स्पष्ट आदेश हैं और पूरे उत्तराखंड जिले में और देहरादून जिले में जो है इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभी वो अभियान चल ही रहा है। तो अभी जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल नशे को लेकर और इसमें या हेलमेट को लेकर जो अभी इसको लेकर हमारा 1 महीने का अभियान चल रहा है, तो अब इसको यहाँ भी हम सख्ताई से लागू करेंगे।